प्रधानमंत्री ने अपील तो कर दी है कि आपको विदेश नहीं जाना है या नहीं जाना चाहिए। विदेश घूमने जा रहे हैं तो मत जाइए, भारत में भी घूमने की बहुत सारी जगह हैं। विदेश में जाकर शादियां कर रहे हैं तो मत करिए, भारत में भी शादी करने की बहुत सारी जगह हैं। लेकिन इस प्रधानमंत्री की अपील के बाद भी आपका मन नहीं मान रहा है। नहीं जी, हमें घूमने तो विदेश जाना ही जाना है, अब टिकट लेलिया, फिर घर में जिद है तो जाना ही जाना है। या फिर आपको लगता है कि शादियां विदेश में ही करनी है, बहुत दिनों से प्लान किया था, अब तो करना ही करना पड़ेगा। या फिर गोल्ड हमें खरीदना ही खरीदना है। तो अगर प्रधानमंत्री की इस अपील को आप नहीं मान रहे हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है, वो अपील ही तो है, कोई कानून तो है नहीं। लेकिन आपको ध्यान देना है कि अपील ना सही, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र आप पर ज़रूर रहेगी अगर आप ऐसा करते हैं तो। जी हाँ, इसका बिल्कुल ध्यान रखिएगा। कैसे नज़र रखेगी सरकार? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की भूमिका यहाँ पे कैसे आ जाती है, आज मैं आपको यही समझाने जा रहा हूँ। हमारे साथ गौरी चड्ढा हैं, जो जाने माने टैक्स एक्सपर्ट हैं। गौरी, मान लिया कोई मन बना लिया कि हमें जाना ही जाना है विदेश जी, तो जाए, लेकिन क्या इसमें इनकम टैक्स कहीं बीच में आता है? बिल्कुल, देखिए, अगर किसी ने बाहर जाना ही है, चाहे अपनी कोई वेकेशन उन्होंने बुक की हुई है या कोई शादी है जैसा आपने कहा, या किसी भी पर्पज़ के लिए अगर भारत से बाहर जाना है, तो ऐसा इलीगल नहीं है। क्योंकि ये जैसे अपील ही है हमारे प्राइम मिनिस्टर की, उन्होंने ये नहीं कहा कि अगर आप बाहर जाएंगे तो आप कुछ इलीगल कर रहे हैं, आप लेकिन अवॉइड करिए। अब अगर आप अवॉइड करने के बाद भी कोई जा रहा है तो देखिए, कानून के हिसाब से इलीगल नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र तो शुरू से रही है बाहर के जितने भी आपके फॉरेन खर्चे हैं उनके ऊपर, और अभी भी है। लेकिन जो पीएम के अपील के बाद भी जाना, थोड़ी सी नज़र ज़्यादा पैनी हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की मैं आपको बताऊं कि नज़र आपके हर खर्चे पे है, सिर्फ बाहर भेजने वाले पैसे। अच्छा, मान लिया जो बाहर जा रहे हैं, बाहर घूमने जा रहे हैं, शादियां करने जा रहे हैं, तो इस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहाँ आता है, उसकी भूमिका कहाँ आती है? तो कैसे आता है? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने निकाला है, जहाँ पे जब आप पैसा बाहर भेजते हैं देश से बाहर, तो सपोज आपने एजुकेशन के लिए भेजा, या आपने मेडिकल एक्सपेंस के लिए भेजा, या आपने शादी के लिए भेजा, या फिर घूमने के लिए, या घूमने के लिए आपने टूर पैकेजेस बुक कराए हैं, तो उस केस में आपका टीसीएस कलेक्ट होता है, जो बैंक आपका पेमेंट जब आप पेमेंट बाहर भेजते हैं तभी कलेक्ट कर लेता है। अच्छा, मान लिया कि हमने शादी के नाम पे हमने किसी बुक इवेंट मैनेजर को मान लिया जाए 2 करोड़ रुपए दिए, तो तभी टीसीएस कट जाएगा? देखिए, इवेंट मैनेजर अगर इंडिया में है, आपने उनको पैसे दिए, टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आपने वो पैसे बाहर भेजे हैं अपने बैंकिंग चैनल से, या वो इवेंट मैनेजर बाहर भेजता है, तो वो इवेंट मैनेजर की जो कंपनी होगी उसमें होगा। अच्छा, मान लिया हमने बाहर के विदेश, मान लिया दुबई या किसी थाईलैंड में किसी इवेंट मैनेजर को पैसा, होटल को पैसा भेज दिया कि 1 करोड़ रुपए है जी, रख लो, मेरी शादी वहाँ पे होनी है या हमारे फैमिली में मेंबर की शादी होनी है, तो 1 करोड़ रुपये जो हम भेजेंगे तो 20% टीसीएस लगेगा उस पर। 20% उसके ऊपर टीसीएस, मतलब 1 करोड़ का मतलब ये हुआ कि 20 लाख आपको एडिशनल देना पड़ेगा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। लेकिन यहाँ पे ये एडिशनल देने की बात नहीं है, यही एक कैच है, क्योंकि ये जो 20% का टीसीएस है, ये एडिशनल टैक्स नहीं है। सरकार आपसे टैक्स नहीं वसूल रही है, ये सिर्फ आपको टैप करने के लिए है कि आपने ये खर्चा किया है। ये जो पैसा कलेक्ट होगा आपका फॉरेन रेमिटेंस पे, ये आप ही के पैन में डिपॉजिट कराया। लेकिन हम जब बुक करेंगे तब तो आप हमसे ले लेंगे ना 20 लाख रुपए, तब ले लेंगे, तो पूरा साल आपका पैसा सरकार के पास रहेगा। अब तो 20 लाख रुपए हमारे एक तरह से फंस गए, सरकार फंस गए, ओवर द ईयर फंस गए। अब आप जब रिटर्न फाइल करेंगे तो या तो आप उतना सेल्फ असेसमेंट टैक्स या एडवांस टैक्स अपना कम जमा कराएंगे, या आपका अगर कोई टैक्स एडिशनल बनता ही नहीं था तो ये पैसा आप रिफंड ले सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये बाहर शादी के नाम पे या घूमने के नाम पे भेज रहे हैं, एजुकेशन हेल्थ को छोड़ दिया जाए तो ये कितने से ज़्यादा भेजेंगे तब टीसीएस देना पड़ेगा? 10 लाख से ऊपर अगर आप 10 लाख डॉलर या 10 लाख रुपए? 10 लाख रुपए। जहाँ पे डॉलर की बात आती है, वहाँ पे ओवरऑल एक आरबीआई की लिमिट है $2.5 लाख की, जहाँ पे आरबीआई कहता है कि आप $2.5 लाख तक अगर पैसे बाहर भेज रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, इससे ऊपर भेजेंगे आपको एडिशनल कंप्लायंस करनी होगी। और वो तो बहुत बड़ी रकम है, परमिशन बहुत, आजकल तो बहुत बड़ी रकम ये भी नहीं। 10 लाख रुपए से ज़्यादा अगर आप शादी के नाम पे, घूमने के नाम पर विदेश भेज रहे हैं तो आपको 20% का टीसीएस देना पड़ेगा। टूर पैकेजेस पे 2% का टीसीएस है, इसी बजट में सरकार ने टूर पैकेजेस का अगर आप पैकेज बुक कराते हैं, या अगर आपने फ्लाइट अलग कराई है, होटल अपना अलग कराया है, उस केस में टीसीएस नहीं होता है, टूर पैकेजेस में ही होता है। जैसे आपने किसी कंपनी से पूरा पैकेज ले लिया कि ये 8 नाइट्स 9 डेज का हमारा पैकेज है, पूरा ही वो आपको बना के दे रहे हैं, उस केस में ये अप्लाई होता है। तो ये जो टीसीएस है 20% का, ये जैसे 10 लाख की लिमिट है, तो मान लिया हमने 12 लाख भेजा,
तो 12 लाख पे लगेगा कि 12 में से 10 घटाना 2 10 बचेगा, के ऊपर वाला जो अमाउंट है उसके ऊपर ये लगेगा। मतलब 2 लाख पे लगेगा हाँ 20%। जी। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। दूसरा, मान लिया कोई बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर भेज रहा है, कोई मेडिकल खर्चे के लिए बाहर पैसा भेज रहा है, तो वहाँ पे क्या टीसीएस का नियम? तो मेडिकल एजुकेशन के केस में टीसीएस बहुत कम अमाउंट पे रखा गया है, ये सिर्फ 2% का अमाउंट है। और इसका रीज़न ये है कि क्योंकि आप ऐसे एक पर्पस के लिए भेज रहे हैं जो ज़रूरत की चीज़ है, तो सरकार आपका पैसा ब्लॉक नहीं करना चाहती है, लेकिन क्योंकि उनको नज़र भी रखनी है तो इस अमाउंट को कम रखा गया है। इसी बजट में काफ़ी चेंजेस किए गए हैं और 2% का में फॉल करने लगी हैं बहुत सारी चीज़ें। उसका रीज़न यही है कि छोटा सा अमाउंट आपसे कलेक्ट करेंगे ताकि आपके ऊपर नज़र रखी जाए, लेकिन आपको पूरी तरह एग्जेम्प्ट नहीं करेंगे, वरना आप टैक्स लूप से ही बाहर हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, जो गौरी ने कहा इसको जरा 2 लाइन में समझा दूं कि अगर आप विदेश दौरे पे जा रहे हैं घूमने फिरने, शादी के लिए, तो वहाँ जो पैसा आप भेजेंगे वो अगर 10 लाख से ज़्यादा है तो आपको 20% का टीसीएस देना पड़ेगा। ये टीसीएस सरकार आपसे तत्काल ले लेगी। हालांकि ऐसा नहीं कि एडिशनल टैक्स है, जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो आपकी जो टैक्स की देनदारी है उसके एवज में भरपाई कर सकते हैं या फिर सरकार वापस दे सकती है, राइट? बिल्कुल। और अगर पढ़ाई करने जा रहे हैं या फिर हेल्थ इलाज कराने जा रहे हैं तो वहाँ पे ये 20% नहीं, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2% है, वो भी एडिशनल टैक्स नहीं है। जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो सरकार आपको वापस दे देगी, आपके खाते में इनकम टैक्स रहेगा, लेकिन तत्काल आपको देना पड़ जाएगा। ये तो रहे भाई विदेश जाने की बात। अब एक चीज़ बता दीजिए कि मान लिया जाए गोल्ड की भी प्रधानमंत्री ने अपील की, गोल्ड आपको नहीं खरीदना है। तो भाई गोल्ड नहीं खरीदेंगे तो मान ली देना तो है बच्चों की शादी में किसी को, तो कुछ आदमी ने सोचा कि चलो गोल्ड खरीदेंगे नहीं, जो पुराने ज्वेलरी है उसी को हम लोग बेच देते हैं और फिर उसके जगह पे नई ज्वेलरी खरीद लेते हैं। तो वहाँ पे भी टैक्स कहीं आता है क्या? बिल्कुल आता है लक्ष्मण, और कई लोग ऐसा करते हैं, आज भी करते हैं कि पुरानी छोटी छोटी कोई ज्वेलरी पड़ी है उसको बेच के उन्होंने कुछ नया ले लिया। अब जब आप उस ज्वेलरी को बेचते हैं तो उस केस में आपकी वो रिडेम्पशन मानी जाती है, सेल माना जाता है और आपको उसके ऊपर टैक्स देना होता है। मान के चलिए ये सारा लॉन्ग टर्म ही आपकी ज्वेलरी एक्यूमुलेटेड आपके पास पड़ी है, पुराना है आपके पास ये सब, तो ये 12.5% के ऊपर आपको टैक्स देना होगा, क्योंकि अब ज़्यादातर जो एसेट क्लासेस हैं 12.5% पे ही फॉल करते हैं। अब आपने जो नई खरीदी ज्वेलरी उसके ऊपर कोई टैक्स, डायरेक्ट टैक्स तो आपके खरीदने पे है नहीं, लेकिन जीएसटी 3% आपको देना होगा। तो यहाँ पे 2 चीज़ों का नुकसान होता है। पहला तो आपका लॉन्ग टर्म का आपने जो टैक्स दिया डायरेक्ट टैक्स, 3% का आपने जीएसटी दिया इनडायरेक्ट टैक्स, ये दोनों ही आपको देने होंगे। तो मुझे लगता है कि ज्वेलरी बेच के नई खरीदना, क्योंकि ज्वेलरी बेच के अगर आप नई खरीदते हैं तो कहीं भी कोई एग्जेम्पशन नहीं है। अगर आप ज्वेलरी पुरानी बेचते हैं, गोल्ड बेचते हैं और जाके घर लेते हैं तो फिर भी आपके पास एक प्रोविजन है कि आप अपना टैक्स बचा सकते हैं, लेकिन ज्वेलरी बेच के ज्वेलरी ही खरीद रहे हैं, कोई तरीका नहीं है और मुझे लगता है टैक्स का बर्डन काफ़ी हो जाता है। अच्छा, मान लिया जाए हमने 50 लाख या 70 लाख रुपए की पुरानी ज्वेलरी बेच दिया और उसकी जगह हम नई ज्वेलरी ले रहे हैं, तो एक्सचेंज के टाइप से नहीं माना जाएगा। हमने जो बेचा उससे जो 70 लाख रुपए हमें मिले उस पर हमको टैक्स देना पड़ेगा। बिल्कुल, एक्सचेंज नहीं माना जाएगा। एक्सचेंज टैक्स देना, वो टैक्स कितना देना पड़ेगा? 12.5% देना पड़ेगा, ये मानते हुए कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। बिल्कुल, गेन के ऊपर 12.5% देना होगा। तो इस केस में दोनों ही चीज़ों को अलग अलग देखेंगे, यानी कि जो पहले आपने गोल्ड बेचा उसको सेल मानी जाएगी, जो आपने गोल्ड खरीदा उसको परचेज माना जाएगा। तो ये दोनों अलग अलग ट्रांजैक्शंस हैं। हमारी नजर में जरूर एक्सचेंज है। परचेज पे भी सरकार जीएसटी लेगी, बेचने 3% जीएसटी लेगी। भाई साहब, खरीदने जाओ तब भी टैक्स और बेचने जाओ तब भी टैक्स, तो आप देख लीजिएगा अपना हिसाब किताब लगा। अच्छा, ये बताएगा कौन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हमने ज्वेलरी बेच दी है जी? अब ये एक बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है, क्योंकि देखिए जिन लोगों के पास अपने इन्वॉइसेस नहीं होते पुराने गोल्ड के और वो कैश में ही ले रहे हैं, हालांकि बड़ा मुश्किल है आजकल कैश में बेचना और कैश में लेना, क्योंकि इनकम ज्वेलर टैक्स तो खैर कैश में अब देगा नहीं आपको, वो तो आप ज्वेलरी ज़्यादातर एज पर लॉ देखेंगे आपको कोई नहीं देगा, क्योंकि टैक्स, इनकम टैक्स की भी लिमिट्स हैं, आप कैश में ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर नहीं सकते। तो अगर आप उनसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर ले रहे हैं, आपको ज्वेलर पैसा बैंक अकाउंट में दे रहा है और आप उसको रिपोर्ट नहीं कर रहे, तो डेफिनेटली आपके पास नोटिस तो आएगा। ये सब काम मत करिएगा, रिपोर्ट कर दीजिएगा और जो ज्वेलरी दीजिएगा उसकी एक लिस्ट जरूर रखिएगा। शायद ज्वेलर लिस्ट देगा ही देगा कि हमने आपसे ये लिए, कान की बाली, पूरी इन्वॉइसिंग होती है, प्रॉपर इन्वॉइस होती है, उसको हम इन्वॉइस होता है और उसको रखना चाहिए। इसको तो आप हमेशा रखिए, क्योंकि बाद में जब आपने बेचेंगे, आप सपोज करिए आज आपने कुछ ज्वेलरी खरीदी एक्सचेंज में, जो भी खरीदी, आप उसको 15 साल बाद बेच रहे हैं, तो आप उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? अभी जो बेचने जा रहे हैं, जो पुश्तैनी ज्वेलरी कभी किसी की पड़ी हुई है, तो उसका तो कोई होगा। अगर उसकी इनवॉइस नहीं है तो उसकी वैल्यूएशन हो जाएगी। वो ज्वेलर ही कर देते हैं कि क्या वैल्यू पे आपने कौन से साल में, अगर याद नहीं है तो 12.5% टैक्स जो है कितने रकम से ऊपर तक में?
पूरे कैपिटल गेन जो आपका कंपोनेंट है उसके ऊपर लगेगा, यानी कि आपने जितने में बेचा उसमें से आप माइनस कर दीजिए जितने में आपने उसको खरीदा था, तो वो जो बीच का अमाउंट है उसके ऊपर आपको टैक्स देना होगा, वही आपका गेन है, वही पैसा तो आपने एक्चुअली कमाया। तो ये मान ले इस गेन के बाद भी हम इनकम टैक्स के आमदनी के सीलिंग के भीतर रह जाते हैं तब? तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। अगर वो अगेन इतना छोटे अमाउंट का है तो आपके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं है, लेकिन आपको रिपोर्ट करना फिर भी ज़रूरी होगा। अगर आप रिटर्न फाइलिंग के, जो यूजुअली लोग रिटर्न फाइलिंग के ब्रैकेट में आते ही हैं, अगर आप उस ब्रैकेट से ही बाहर हैं, यानी कि आपको रिटर्न भी नहीं भरनी और आपकी ये रकम इतनी कम है कि उसकी वजह से भी आपको रिटर्न भरने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर कोई इवेजन नहीं है। हाँ, तो छोटे मोटे लोगों को बहुत टेंशन करने की जरूरत नहीं है। टेंशन वैसे भी नहीं है अगर आप नियम का पालन करते हैं तो। दो बातें पीएम की अपील में कहा गया कि विदेश दौरे को अवॉइड करिए, जितना संभव हो टालिए। इसके बावजूद अगर विदेश दौरे पे जा रहे हैं तो इनकम टैक्स विभाग की आप पर नज़र रहती है। और कैसे नज़र रहती है गौरी ने बताया। गोल्ड खरीदने से, ज्वेलरी खरीदने से, सोने, शादी में सोना गहना देने से प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की कि मत दीजिए, मनाही किए, फिर भी आप कर रहे हैं। और आप लगता है कि नया नहीं खरीदेंगे जी, देशभक्ति भी हो जाए, हमारी परंपरा भी रह जाए, पुरानी ज्वेलरी को बेच के नया देना चाहते हैं, तब भी आपको इनकम टैक्स के विभाग के नियमों का ख्याल रखना पड़ेगा, जैसा कि गौरी ने बताया। तो पीएम की अपील, इनकम टैक्स की देनदारी और आपकी अपनी स्वेच्छा या फिर अपनी इच्छा, इसका ध्यान रखिएगा।